निक्की भाटी की मृत्यु एक मृत्यु नहीं है। स्कॉर्पियो पहले वो दे चुके थे, एक गाड़ी दे चुके, अब अगर उसके बाद भी मांगी जा रही गाड़ी तो इससे बड़ी हद क्या हो। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया, कोई भी हो सकता है, इधर का उधर का कहीं का, जो भी है, वो बचना नहीं चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। एक बेटी की मौत हुई है, हत्या है, आत्महत्या है, ये पुलिस जांच कर रही है। बच्चा दर दर भटकेगा। और समाज को एक क्या मैसेज गया कि आज भी क्या दहेज के भूखे बेड़िए हैं? क्या आज हम इतनी आजादी के बाद कि 9 साल शादी को हो गए तो दहेज का मुकदमा नहीं चलेगा, दहेज की धाराएं नहीं लगेंगी, दहेज के केस नहीं चलेंगे, क्योंकि बात 9 साल पुरानी हो गई। 7 साल के अंदर अगर डॉरी डेथ है तो डॉरी डेथ आती है। इसको भी पुलिस ने हल्के में नहीं लिया। नोएडा पुलिस, मैं नोएडा पुलिस का धन्यवाद करता हूं, हल्के में नहीं लिया। उन्होंने भी से हार्डकोर, अगर भाग रहा था, गिरफ्तारी से बच रहा था, भागा हुआ था, तो उसको भी पकड़ने के लिए अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी गोली चलाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है, जहां कहीं रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं, कहीं ग्रेटर नोएडा में ऐसी कोई कमी नहीं। और जिस परिवार से आते हैं, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, ये समाज, भाटी समाज, राजपूत समाज हो, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कमी हो, कहीं कोई अभाव हो। एक तो किसी ने बेटी दे दी, एक तो किसी ने अपनी पली पोसी पढ़ी लिखी बेटी दे दी, और उसके बाद दहेज भी दे दिया, एक गाड़ी दे दी, एक बुलेट दे दी। यदि दहेज के लिए हत्या हुई, दहेज के लिए मारा गया, जैसा कि बेटे ने उसके बयान दिया कि कुछ छिड़का और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी, जैसा कि एक वीडियो आ रहा है, झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा पहलू, बहन कंप्लेनेंट है, बहन ने फोटो की जो वीडियो बनाई, वीडियोग्राफी की, बचाया क्यों नहीं? उसको बचाना चाहिए था, उसकी सेफ्टी करनी चाहिए, तो उसने वीडियो बनाई तो उसे बचाया क्यों नहीं? ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा का विषय है। कि वो भी शादी इसलिए करता है कि उसकी बहू आएगी, नाती पोते बच्चे होंगे, खुशहाल रहेगा, बढ़िया रहेगा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। रील्स पाश्चात्य सभ्यता की प्रतीक हो गई, जिस पर वो मना करता था। और कोई भी, मैं समझता हूं, रील्स दूसरी लड़कियों की, बहनों की, बेटियों की देखते तो सबको अच्छी लगती हैं, बहुत बुरा लगेगा लोगों को ये सुनते हुए, देखते सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई पति नहीं चाहता उसकी पत्नी रील बनाए, कोई पत्नी भाई नहीं चाहता उसकी बहन रील बनाए, कोई बाप नहीं चाहता उसकी बेटी रील बनाए। एक पक्ष ये कहता है कि अगर इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है महिला के लिए, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं? पुरुष आयोग होना चाहिए। संवेदनहीन मामला है, बिल्कुल संवेदनशीलता से भरा हुआ मामला है, और हमें अपनी बहन बेटियों की संरक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी निभाना है। और ये घटना बीभत्स है, दुखद है, दर्दनाक है, पीड़ादायक है, और पुलिस को निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ, तो केवल बोला नहीं, करके भी दिखाया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। जो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, उनके साथ जैसा होता है कि हमने तो देखा है। हमारे पास तो वो केस भी हैं जो बहुत हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, मतलब केसों की लाइन है, मोस्ट वांटेड है, इनाम घोषित है, ऐसे भी अपराधी थे। जबकि ऐसा अपराधी नहीं था, जबकि इसका ऐसा मामला नहीं था, इसका फैमिली मामला था। जब पुलिस को पता चला कि अपराधी है, गलत किया है, और इस पर इस तरह की बात है, तो उसको पकड़ने के लिए अगर उत्तर प्रदेश को गोली चलाने की जरूरत पड़ी, गोली भी चलाई है, गिरफ्तार भी किया है, परिवार के अन्य सदस्य भी जेल में हैं, और गिरफ्तारी के साथ उसको दंड भी। कानून का शासन है, भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं पूरा देश दे रहा है। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भय मुक्त समाज, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। मैं बात कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे केस की जिसने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया। एक बेटी जिसकी जान चली जाती है, एक परिवार से उसकी खुशियों का अंत हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ निक्की भाटी की, और मामला कुछ ऐसा है कि निक्की भाटी के जो पति हैं विपिन भाटी, उन्होंने दहेज के चलते अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। और आज इसी मामले पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा सर सबसे पहला सवाल ये है कि निक्की भाटी जी के साथ जो हुआ, उनकी हत्या करी गई, वो हमें समाज की एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर दर्शाता है जिससे हमें आज भी महसूस होता है कि दहेज प्रथा जो है अभी भी उसका समाज से अंत नहीं हुआ है। आज भी करोड़ों लाखों महिलाएं जो हैं वो दहेज प्रथा के चलते अपनी जान गंवा देती हैं। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी घटना हुई दुखद है। अब एक परिवार जो हंसता खेलता था, जिसमें बच्चे थे,
शादी हुई 9-10 साल पहले। विवाह दोनों परिवारों की खुशी का एक शुरुआत थी और खुशी 9-10 साल तक ही रह पाई। एक बच्चा भी हुआ, माता पिता, सास ससुर, पति अच्छा कमाता, अच्छी दुकान शायद है, उसका बिजनेस है, वो चल रहा था। लेकिन ये घटना अब जिस तरह से हुई, जैसा अभी तक बताया गया, आप लोगों के माध्यम से बताया गया, दुखद है। लेकिन दोनों पहलू होते हैं। यदि दहेज के लिए हत्या हुई, दहेज के लिए मारा गया, जैसा कि बेटे ने उसके बयान दिया कि कुछ छिड़का और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी, जैसा कि एक वीडियो आ रहा, झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दुखद है। क्योंकि एक व्यक्ति की, निक्की भाटी की मृत्यु एक मृत्यु नहीं है, कई रिश्ते मरते हैं। पति तो जेल में रहेगा, सास ससुर भी जेल में रहेंगे, बच्चा अनाथ होगा, माँ नहीं रही, पिता जेल में है। दो बेस्ट गार्जियन होते हैं, मदर इज़ द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड एंड सेकेंडली फादर होता है। दोनों उससे दूर हो गए। बच्चा कैसे पढ़ेगा, लिखेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक समाज की जो बहुत अच्छी धारा बह रही थी वो विकृत हो गई। दोनों परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर, एक जेल भी जाएगा, फिर कोर्ट भी जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया, ताना बाना ख़त्म हो गया। और एक रिश्ते के साथ कई रिश्ते मरते हैं। किसी ने बेटी को खोया है, किसी ने बहन को खोया है, किसी ने अपनी चाची को खोया है, किसी ने भाभी को खोया है, किसी ने मौसी को खोया है, किसी ने ताई। ये रिश्ते हैं, बहुत रिश्ते बंधे होते हैं। भांजी है किसी की, भतीजी है किसी की, तो ये दुखद है। अब एक ये पहलू है। दूसरा पहलू जो इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए बहुत कुछ कहना वो भी उचित नहीं है। एक पहलू ये भी दूसरा बता रहे हैं कि 9 साल शादी को हो गए तो दहेज का मुकदमा नहीं चलेगा, दहेज की धाराएं नहीं लगेंगी, दहेज के केस नहीं चलेंगे, क्योंकि बात 9 साल पुरानी हो गई। 7 साल के अंदर अगर डॉरी डेथ है तो डॉरी डेथ आती है। ये पहलू है। दूसरा पहलू, बहन कंप्लेनेंट है। बहन ने फ़ोटो की जो वीडियो बनाई, वीडियोग्राफी की, बचाया क्यों नहीं? उसको बचाना चाहिए था, उसकी सेफ्टी करनी चाहिए थी। कोई भी एक अनजाना व्यक्ति भी, राहगीर भी रास्ते में चलता है तो अगर कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो पहले वो बचाता है, प्रयास करता है, उसे सिक्योर करे, सेफ करे, ये प्रयास होता है। तो उसने वीडियो बनाई तो उसे बचाया क्यों नहीं? ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा का विषय है। ऐसा भी कितना सही है, कितना गलत है, ये देखना पड़ेगा, अभी जांच का विषय है। डिमांड ऑफ डोरी, स्कॉर्पियो पहले वो दे चुके थे, एक गाड़ी दे चुके, अब अगर उसके बाद भी मांगी जा रही गाड़ी, तो इससे बड़ी हद क्या होगी, इससे बड़ा बुरा क्या होगा, इससे बड़ा समाज के लिए दुख क्या होगा। एक तो किसी ने बेटी दे दी, एक तो किसी ने अपनी पली पोसी पढ़ी लिखी बेटी दे दी, और उसके बाद दहेज भी दे दिया, एक गाड़ी दे दी, एक बुलेट दे दी, और शादियाँ, और दहेज का। केवल बुलेट और गाड़ी से तो शादी नहीं हो जाती, और कितना सामान देना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है। एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे जीवन भर तंग हाल रहता है, इसलिए कि वो अपनी बेटी की शादी में पनीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई और पेड़ा और बर्फी सब कुछ खिला सके। एक माँ साधारण कपड़े पहनती रहती है पूरे जीवन भर, इसलिए कि वो अपनी बेटी की शादी में उसे अच्छी बनारसी साड़ी और उसे लहंगा और चुन्नी खरीद के पहना सके, उसे ज्वेलरी से लाद के भेज सके, ये उसके अरमान होते हैं। अब दूसरा पक्ष एक पिता का भी, बेटे के पिता का भी है कि वो भी शादी इसलिए करता है कि उसकी बहू आएगी, नाती पोते बच्चे होंगे, खुशहाल रहेगा, बढ़िया रहेगा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, इस पर तुम पर रहे बरसता सदा हमारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये प्यार न छूटे, ऐसा घर द्वार की कल्पना है। ये दूसरी है। अब उसमें जेल में आधा परिवार जेल जाएगा, आधा परिवार कोर्ट जाएगा, आधा परिवार उसकी गवाही में जाएगा, बच्चा दर दर भटकेगा। और समाज को एक क्या मैसेज गया कि आज भी क्या दहेज के भूखे बेड़िए हैं? क्या आज हम इतनी आज़ादी के बाद, जहां कहीं रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं, कहीं ग्रेटर नोएडा में ऐसी कोई कमी नहीं, और जिस परिवार से आते हैं, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, ये समाज, भाटी समाज हो, राजपूत समाज हो, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कमी हो, कहीं कोई अभाव हो, कहीं रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हो। अब दूसरा पक्ष एक और ये पक्ष कह रहा है, नहीं, ये दहेज की नहीं लड़ाई, रील्स बनाने का मामला था, रील पसंद नहीं थी, रील बनाई जा रही थी, जिसका विरोध हुआ। ये सत्य है कि पाश्चात्य सभ्यता हमारे जीवन में बहुत
घुसती चली जा, दीमक की तरह घुसती चली जा रही है और हमारे समाज, हमारे परिवार को खोखला करती जा रही, खत्म कर रही है, नष्ट कर रही, जैसे दीमक कर देती। ये भी सच्चाई है। और ये घटना दुखद इसलिए भी अधिक हो जाती क्योंकि महानगर दिल्ली एनसीआर में हुई है, जहां हर समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने की व्यवस्था रहती है और वहां ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। तो ये रील्स पाश्चात्य सभ्यता की प्रतीक हो गई, जिस पर वो मना करता था। और कोई भी, मैं समझता हूं रील्स दूसरी लड़कियों की, बहनों की, बेटियों की देखते तो सबको अच्छी लगती हैं, बहुत बुरा लगेगा लोगों को ये सुनते हुए, देखते सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई पति नहीं चाहता उसकी पत्नी रील बनाए, कोई पत्नी भाई नहीं चाहता उसकी बहन रील बनाए, कोई बाप नहीं चाहता उसकी बेटी रील बनाए, कोई ससुर नहीं चाहता उसकी बहू रील बनाए, कोई माँ नहीं चाहती उसकी बेटी रील बनाए। 5% हैं लोग ऐसे इस समाज में जो इस चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन 95% आज भी धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है, ऐसी भावना है। एक पक्ष ये कहता है कि अगर इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है महिला के लिए, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं, पुरुष आयोग होना चाहिए। ये उनकी अपनी मांग है। दोनों पक्ष पैरेलल चल रहे हैं और दोनों पक्ष, मेरा कहने का इन दोनों पक्षों से कोई मेरा मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है वो चैनल। मैं दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो भी हो, अब विषय जांच का, जांच निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, निडर हो। जांच में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खत्म कर देता है। तो जांच हो, अच्छी हो, जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, फास्ट ट्रायल चले, सीडीआर निकाली जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, वीडियो निकाली जाए, उससे पहले की चैटिंग निकाली जाए, उससे पहले लड़ाई का, क्योंकि इससे पहले कोई कंप्लेंट हुई क्या, 9 साल में कोई और दहेज मांगा गया, कभी और कंप्लेंट हुई, कभी और शिकायत हुई, कभी हेल्पलाइन मांगी गई, कभी कोई पंचायत हुई, कोई परिवार में इस तरह की बात आई, कुछ इस तरह का अगर कुछ हुआ है तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, जिसका इस केस में कोई रोल नहीं, वो दंडित नहीं होना चाहिए। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, कोई भी हो सकता है, इधर का उधर का कहीं का जो भी है, वो बचना नहीं चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। एक बेटी की मौत हुई है, हत्या है, आत्महत्या है, ये पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मौत हुई है, मृत्यु हुई है, दुखद है, अक्षम्य है, संवेदनहीन मामला है, बिल्कुल संवेदनशीलता से भरा हुआ मामला है। और हमें अपनी बहन बेटियों की संरक्षा, सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी निभाना है। और ये घटना बीभत्स है, दुखद है, दर्दनाक है, पीड़ादायक है और पुलिस को निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि जिस भारत में दहेज विरोधी कानून होने के बावजूद भी लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अगर एक तरफ हम देखें, जब उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया तो चेहरे पे ना तो कोई डर, ना ही कोई पछतावा था। वो इसके चलते क्योंकि वो जानता था कि जिस भारत में मैं रह रहा हूँ वो मुझे कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कड़ी कार्रवाई हुई ना, कड़ी कार्रवाई तो इतनी तगड़ी हुई, भाग रहा था तो भागने पकड़ने में गोली भी लगी, मारा भी गया, उसी तरह मारा गया, गोली लगी, अधमरा हुआ। जैसे कि हार्डकोर क्रिमिनल होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, प्रोफेशनल ऑफेंडर होता है, जो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, उनके साथ जैसा होता है, क्योंकि हमने तो देखा है, हमारे पास तो वो केस भी हैं जो बहुत हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, मतलब केसों की लाइन है, मोस्ट वांटेड हैं, इनाम घोषित है, ऐसे भी अपराधी थे। जबकि ऐसा अपराधी नहीं था, जबकि इसका ऐसा मामला नहीं था, इसका फैमिली मामला था, मामला फैमिली कोर्ट से रिलेटेड है, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित है, ये चीज़ है। लेकिन इसको भी पुलिस ने हल्के में नहीं लिया। नोएडा पुलिस, मैं नोएडा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, हल्के में नहीं लिया। उन्होंने भी से हार्डकोर, अगर भाग रहा था, गिरफ्तारी से बच रहा था, भागा हुआ था, तो उसको भी पकड़ने के लिए अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ी तो वो भी गोली चलाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी जी का राज है। अगर कोई अपराध करेगा, अपराध कर तो सकता है क्योंकि फैमिली है, बड़ी है, बड़ा देश है, कोई हर समय हर एक के साथ तो पुलिस नहीं रह सकती, हर घर के अंदर तो पुलिस नहीं रह सकती, हर बेडरूम में तो पुलिस नहीं रह सकती। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि अपराधी है, गलत किया है और इस पर इस तरह की बात है, तो उसको पकड़ने के लिए अगर उत्तर प्रदेश को गोली चलाने की जरूरत पड़ी तो गोली भी चलाई है, गिरफ्तार भी किया है, परिवार के अन्य सदस्य भी जेल में हैं और गिरफ्तारी के साथ उसको दंड भी मिल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि यूपी पुलिस का जो काम है बहुत सराहनीय है।
और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या महिलाओं को समर्थन मिलता है, पर्याप्त समर्थन, जब उनके साथ कोई उत्पीड़न का केस सामने आता है या दहेज प्रथा का केस सामने आता है? तो नहीं, पूरा समर्थन है। अदालतें हमारी जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं। चाहे सूरजपुर की कोर्ट हो, चाहे ग्रेटर नोएडा की कोर्ट हो, चाहे नवल इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जीवंत है, ज्वलंत है। पहले कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, अब कानून की देवी की आंखों से पट्टी भी हट गई है और तलवार की जगह संविधान आ गया है, कानून का शासन है। भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, पूरा देश दे रहा है। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भय मुक्त समाज, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। अगर हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ तो केवल ये बोला नहीं, ये करके भी दिखाया है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हर जगह 30% आरक्षण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश की महिलाओं के लिए दिया। और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की संरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खुद महिलाएं आगे बढ़ेंगी, खुद कानून बनाएंगी, खुद संविधान की भागीदार बनेंगी, खुद संसद की गवाह बनेंगी, खुद राज्यसभा में प्रोसीडिंग करेंगी। और यही बात दिख रही, इसरो में भी हमारी महिलाएं हैं, आदित्य L1 की सफलता में भी हैं, चंद्रयान 3 की भी सफलता में है। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो भी सोफिया कुरैशी हमारे देश की बहन थी, हमारे देश की महिला थी, हमारे देश की नारी थी, हमारे देश के परिवार की महिला थी। और उसने पाकिस्तान को जवाब देके दिखा दिया कि देख पाकिस्तान, अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनी जाएगी, जब जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाएगी, तब तब सोफिया कुरैशी का नाम लिया जाएगा। और पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दिया। 9 आतंकवादी ठिकाने, 100 से अधिक आतंकवादियों को 25 मिनट में स्वाहा करने का काम हमारे देश की महिला ने किया। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, पूर्व राष्ट्रपति देश की महामहिम महिला रही हैं। हमारे देश में अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही तो हमारे देश में कई अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं, गवर्नर हैं, जो पूरी क्षमता के साथ, पूरे कार्य के साथ हमारे देश के भविष्य आगे को बढ़ाने का काम महिलाओं के साथ कर रही हैं।